इसे गुलदाउदी बोलिए, शिवांती बोलिए या सेबाती बोलिए, ये इस प्लांट के हिंदी नेम्स हैं और इसका कॉमन नेम है क्रेसेंथेमम। इसे क्रेसेंथेमम बोलिए या मम्स बोलिए। ऑस्ट्रेलिया में इस प्लांट के फ्लावर्स को मदर्स डे पे मदर्स को गिफ्ट में दिया जाता है। इसका भी रीज़न है, मम्स बोलने का एक रीज़न ये भी है, और दूसरा ये है कि मई के मंथ में जब मदर्स डे होता है उस समय मई में वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस प्लांट में फ्लावरिंग हो रही होती है, तो इसलिए भी इस प्लांट के फ्लावर्स को मदर्स को गिफ्ट में दिया जाता है। बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला प्लांट है ये। कॉमन नेम मैंने आपको बताया क्रेसेंथेमम इसका कॉमन नेम है। एस्टेरेसी फैमिली का प्लांट है ये और नेटिव है ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का। और इसको बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एनर्जी और गुड लक वाला प्लांट माना जाता है। यूएसए में इसको सिंबल माना जाता है फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस और वेलबींग का। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वेरियस फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, जैसे डेजी लाइक, डेकोरेटिव और बटन्स जैसे। और इसका जो फर्स्ट एज अ फ्लावरिंग हर्ब इसे सबसे पहले चाइना में कल्टीवेट किया गया था। और इसकी जो गोल्ड है येलो क्रेसेंथेमम होते हैं, जो क्रेसेंथेमम की येलो और गोल्ड वैरायटी होती है वो पर्टिकुलरली लकी मानी जाती है। अब चलिए बात करते हैं इसके केयर टिप्स के बारे में कि किस तरह का फर्टिलाइज़र किस तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं हम। और जो ये क्रेसेंथेमम होते हैं यानी कि गुलदाउदी का जो प्लांट होता है ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लावरिंग करता है। इसमें ज़्यादा लंबे टाइम तक फ्लावरिंग नहीं होती है। और जब इसमें फ़र्स्ट टाइम फ्लावरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होगी जब फर्स्ट टाइम में फ्लावरिंग करेगा। उसके बाद जब उसके फ्लावर्स मुरझा जाते हैं उनको आप निकालेंगे और सेकंड टाइम के लिए उसको रेडी करेंगे, फ्लावरिंग के लिए रेडी करेंगे, तो सेकंड टाइम उसको आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट इसमें नहीं दिखेगा। उतने ज़्यादा अच्छे अमाउंट में इसमें फ्लावरिंग सेकंड टाइम नहीं होती है और बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए फ्लावरिंग होती है। इसमें लगभग 1.5 महीने के लिए 1.5-2 महीना ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। और जब एक बार इसमें फ्लावर्स आते हैं तो वो कम से कम 15 से 20 दिन तक वो फ्लावर्स इसमें बने रहते हैं। अगर इसके प्लांट टाइप की बात करें तो ये एक तरह का श्रब है और रिपीट ब्लूमर है या नहीं है, यानी कि इसमें दोबारा फ्लावरिंग होती है या नहीं होती है, तो इसके 50-50% चांसेस है। कभी कभी किसी प्लांट में दूसरी बार की फ्लावरिंग हो जाती है और कभी किसी प्लांट में नहीं के बराबर भी होती है। और इसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं ये। और इसके अगर सॉइल की बात करें तो वेल ड्रेन्ड सॉइल इन प्लांट्स को चाहिए होती है। इन प्लांट्स में कांटे जैसी कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर इसके प्लांट की लीव्स के बारे में बात करें तो ओवेट शेप्ड लीव्स होती हैं इसकी, और उनका जो कलर है वो ग्रीन होगा या फिर सी ग्रीन कलर की लीव्स होंगी इसकी। फ्लावर्स में बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे बरगंडी कलर, ग्रीन, लेवेंडर, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, वाइट, येलो, इन सब कलर्स के फ्लावर्स इन प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। और बाई कलर प्रॉपर्टी वाला ये प्लांट होता है। कभी अपना कलर भी इन फ्लावर्स में इनका कलर चेंज होता है। स्टार्टिंग में आपको ये येलो दिखेंगे और बाद में पिंक शेड के दिखने लगते हैं, तो ये प्रॉपर्टी। अब चलिए इसके केयर टिप्स पे बात करते हैं। ये सन लविंग प्लांट है, इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रखना है, और अगर ये शेड पे रहेगा ये प्लांट तो इसमें ना बर्ड्स आती हैं और ना ही फिर अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये बहुत हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है या फिर थोड़ा आपको केयर करनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं है ये। थोड़ा आपको इसकी केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की, क्योंकि इसमें डिजीज़ का जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है इसका चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं प्लांट में। बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट नहीं है, थोड़ा केयर आपको इस प्लांट की करनी पड़ेगी। और वाटरिंग की अगर बात करें तो कभी भी इसमें ओवरहेड वाटरिंग आप ना करें, यानी कि ऊपर से पत्तियों और फूलों पर पानी ना दें। जब भी पानी दें सॉइल पे पानी दें, क्योंकि ऊपर से पानी देने पर इसमें फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए जब भी पानी दें सॉइल पे दें। और अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल मैंने बताया था कि वेल ड्रेन्ड सॉइल इसे पसंद है, और सॉइल इसकी स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक सॉइल इसे पसंद है। अब चलिए बात करते हैं कि ग्राउंड पे या फिर पॉट्स में कहाँ लगाना इससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैं अभी आपको जो ये प्लांट दिखा रही हूँ ये ग्राउंड पे लगा हुआ प्लांट है। और क्योंकि इसकी जो इस प्लांट की रूट्स होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं नीचे, सॉइल में बहुत गहराई तक जाती हैं, तो जितना बड़ा आपके पास जितना ज़्यादा स्पेस होगा या जितना बड़ा कंटेनर होगा पॉट में अगर आप लगा रहे हैं, जितना बड़े साइज़ का पॉट होगा उतनी ज़्यादा रूट्स इसकी गहराई में जाएंगी और उतनी अच्छी ग्रोथ फिर इस प्लांट में होगी। तो ग्राउंड पे तो इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं रहता है कि स्प्रेड होने के लिए इसको सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर आप पॉट पे लगा रहे हैं तो पॉट बड़े साइज़ का लीजिए, जितना बड़ा आप पॉट लेंगे
उतनी ज़्यादा जड़ें इसकी नीचे स्प्रेड होंगी और उतनी अच्छी इस प्लांट में ग्रोथ होगी। उसके बाद जब इस प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट लगता है ये। और छोटे छोटे प्लांट्स में बहुत हैवी फ्लावरिंग ये करता है क्योंकि बूशी जल्दी हो जाता है। और चलिए अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। और फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है इस प्लांट के लिए। और इसके अलावा डीएपी भी इन प्लांट्स के लिए अच्छा काम करता है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए डीएपी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसका सीज़न मतलब फ्लावरिंग सीज़न शुरू हो गया है और आपके प्लांट में बर्ड्स नहीं आ रही हैं, तो उसमें डीएपी के या जैसे 8 से 10 इंच का आपका पॉट है तो 8 से 10 दाने आप डीएपी के उसमें ऐड कर दीजिए, जल्दी वो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके लिए अच्छा काम करता है, तो आपको अगर लग रहा है डीएपी की जगह पे पहले आप वो यूज़ कर लीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो उस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 4-5 लीटर पानी में, डिपेंड करता है आपके पास कितने प्लांट्स में आपने उस खाद को डालना है, फर्टिलाइज़र को डालना है। जैसे 4-5 लीटर पानी में 2 हैंडफुल आप सॉलिड काऊ डंग को ऐड कर दीजिए। उसे अच्छे से डिज़ोल्व होने के लिए 2 दिन तक रख लीजिए ऐसे ही। और 2 दिन बाद उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा वो इन प्लांट्स में दीजिए तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसको देने के बाद इसमें से जल्दी से बर्ड्स आनी शुरू हो जाएंगी और बर्ड्स आने के बाद भी आप उस फर्टिलाइज़र को इसको दे सकते हैं। काऊ डंग का ड्राई फर्टिलाइज़र भी आप इन प्लांट्स में दे सकते हैं, लेकिन ये ड्राई फर्टिलाइज़र आपको बर्ड्स आने से पहले प्लांट को देना है। यानी कि बर्ड्स आने के लिए आप काऊ डंग का ड्राई फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। जब आपके प्लांट में अच्छे से बर्ड्स आ जाती हैं उसके बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें, ड्राई फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। और जब आपकी प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग हो जाती है, फ़र्स्ट टाइम में बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है और कम से कम 20 दिन तक इसके फ्लावर्स इस प्लांट में बने रहते हैं और धीरे धीरे करके कलर चेंज होता है फ्लावर्स का और फिर ये मुरझाने लगते हैं या सूखने लगते हैं। तो जब ये सारे फ्लावर्स इसमें सूख जाएँ उन सबको आप कट कर दीजिए और दूसरी बार इसको फ्लावरिंग के लिए रेडी करिए। फिर से इसमें काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए, मतलब प्रूनिंग का मतलब कि सारे फ्लावर्स को कट कर दीजिए। तो ये दूसरी बार के लिए फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएगा। वैसे तो इसमें दूसरी बार इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, बहुत कम होगी, बहुत कम अमाउंट में फ्लावरिंग होगी इसमें। और अब चलिए बात करते हैं इसके डिज़ीज़ की, क्या किस तरह की डिज़ीज़ प्लांट में हो जाती है। तो इसमें एफिड, कैटरपिलर, पाउडरी वाइट मिल्ड्यू, स्पाइडर माइट्स और थ्रिप्स जैसे इंसेक्ट्स का अटैक इन प्लांट्स में हो जाता है। और इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल की लेके और उसमें कुछ ड्रॉप्स लिक्विड हैंड वॉश की, जैसे 3-4 ड्रॉप आप लिक्विड हैंड वॉश के ले लीजिए जो हार्श ना हो। इसको अच्छे से मिक्स करके इन प्लांट्स में आप इनका स्प्रे करिए 15-15 दिन में। और ध्यान रखें अगर फ्लावरिंग प्लांट है, अगर उसमें फ्लावर्स आ गए हैं तो फ्लावर्स में स्प्रे ना करें, नीचे पत्तियों और स्टेम में स्प्रे करें। और फूलों में अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो इसके फ्लावर्स ख़राब हो जाएंगे और आगे अगर आपको इन फ्लावर से सीड लेने हैं तो फिर सीड्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो स्प्रे फ्लावर्स में बिल्कुल ना करें, पत्तियों और स्टेम में स्प्रे करें। और इसके अलावा अगर इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेट करना इसको बहुत आसान है। इसको सीड से, इसकी सीडलिंग से और स्टेम से इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। सीड्स की अगर बात करें तो जब ये फ्लावर्स अच्छे से सूख जाते हैं, इन फ्लावर्स को आपको इन प्लांट्स में नेचुरली सूखने देना है, अलग से कट करके इन फ्लावर्स को धूप में नहीं सुखाना है। अगर आप इन फ्लावर्स को कट करके धूप में सुखाएंगे तो इनसे जो सीड्स आपको मिलेंगे वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो नेचुरली इन फ्लावर्स को प्लांट्स में सूखने देना है। जब ये अच्छे से सूख जाएं तब इन्हें आप सेव करके रख सकते हैं। और फिर रेनी सीज़न आने पे जुलाई के मंथ में इन सीड्स को से आप इनको प्रोपेगेट कर सकते हैं। सीड से अगर आप इसको प्रोपेगेट करते हैं तो थोड़ा लंबा समय लग जाता है, इसलिए आप दूसरा ऑप्शन सीडलिंग ले सकते हैं। सीडलिंग्स भी इसमें आ जाते हैं, इसके बेबी प्लांट्स भी आ जाते हैं और काफ़ी घना प्लांट बन जाता है। तो अगर आप ये इसकी देखेंगे तो काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें से निकल जाते हैं, उनको आप निकाल के अलग अलग पॉट्स में प्लांट कर सकते हैं। और इसके अलावा कटिंग से भी इस प्लांट को प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। आप 3.5 लगभग इंच की इसकी कटिंग ले लीजिए, एक स्टेम ले लीजिए जिसमें 4 से 5 नोट्स हों, 3 से 4 नोट्स हों और उसे आप रूटिंग हार्मोन में डिप करके, रूटिंग हार्मोन के लिए आप रूटिंग हार्मोन पाउडर ले सकते हैं या इसकी जगह पर आप सिनेमन पाउडर भी ले सकते हैं। सिनेमन पाउडर एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। और जो स्टेम आपने कटिंग के लिए ली है उसको नोट के नीचे से कट कर दीजिए और कट करने के लिए जो भी टूल आप यूज़ करेंगे उसे अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए।
और उसके बाद उस स्टेम को, कटिंग को आप सिनेमन पाउडर में डिप करिए और उसके बाद लोमी सॉइल में इस कटिंग को लगा दीजिए। तो डेफ़िनेटली 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस कटिंग से। और कटिंग लगाने के बाद सारी जो आप कटिंग लगा देंगे उसके बाद उसमें थोड़ा वाटरिंग कर दीजिए, हल्की वाटरिंग करके उसको शेड में रख दीजिए। और शेड पे तब तक रखना है जब तक कि इसमें नई ग्रोथ ना हो जाए, नई ग्रोथ शुरू ना हो जाए। नई ग्रोथ आपको दिख रहा है कि नई न्यू उसमें लीव्स निकलने लगी हैं, तो फिर उसको आप सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट से आप उसको बचा के रखें। जैसे मॉर्निंग सनलाइट आप दे सकते हैं जब उसमें लीव्स आ जाएँ, और जब थोड़ा पौधा बड़ा हो जाए तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में आप रख दीजिए। और इस तरह से जैसे आपने अपना आपका कोई प्लांट है उसको आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे बचा के रख सकते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो आपको जब इसका सीज़न ख़त्म हो जाता है, जब फ्लावरिंग टाइम एंड हो जाता है, उसके बाद आप इस प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई होती है जब ये फ्लावरिंग कर रहा होता है, और उसके बाद आपको ये नेक्स्ट ईयर के लिए सेव करके रखना है। तो इस प्लांट की आप कटिंग करके इसको बहुत छोटा सा कर दीजिए, बहुत छोटा साइज़ का इस प्लांट को रखिए आप। और उसके बाद आपको इसकी केयर करनी है क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मी में इसको केयर करके रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मंथ्स होते हैं जब इसको आपको ज़्यादा केयर करना है वो होता है मई और जून का टाइम। उसमें बहुत ज़्यादा ड्राई गर्मी होती है, तो उस समय में 2-3 बार की इसमें वाटरिंग करके इसको हरा भरा रखिए। और जैसे जुलाई में फिर बारिश शुरू होती है, रेनी सीज़न आने पे इसमें नई नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये फिर से घना हो जाता है। और जब ये घना हो जाएगा जुलाई के बाद, तो उसमें से स्टेम निकाल के आप स्टेम से भी इसको, क्योंकि स्टेम से लगाने का राइट टाइम भी जुलाई का ही है, उस समय आप स्टेम से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और स्टेम लेने के साथ साथ इसकी थोड़ा प्रूनिंग भी कर दीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा घना प्लांट बन जाएगा। और फिर सीज़न आने पे, फ्लावरिंग सीज़न आने पे फिर अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस तरह से आप इसकी केयर कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।